A very good morning to one and all once again. So, guys, this is my second lecture of class 9th science, and the name of the chapter is force and law of motion, force and law of motion. So, in the previous video, we have seen the Newton's second law of motion. So, now here one more time, I am going to pardoning this law. What is Newton's second law? So, this is my part second. Na? So, please remain continue with me. So, what is the Newton's second law? Now we are going to learn. If a net force on an object is not zero, the object will accelerate. ठीक है? If the net force is not zero, the object will accelerate. It means that if you are applying a force on an object, then the object will accelerate. It is the simple thing that the second law is going to apply. Now, what the second law say? The second law is also explaining that the direction of the acceleration is the same as that the direction of the net force. It means that the object will move on that direction in which you are applying the force. मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट क्या होगा उस डायरेक्शन में मूव करेगा. ये न्यूटन के सेकंड लॉ ने कहा हुआ है. The magnitude of the acceleration is directly proportional to the net force applied and inversely proportional to the mass of an object. ये सेकंड लॉ कहता है, क्या कहता है, जो जितना भी आप फोर्स लगा रहे हो, जितना फोर्स लगा रहे हो आप उतना ज़्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा. तो इसका मतलब क्या है, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग देन इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन इज ग्रेटर. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज लोअर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट विल मूव इन slower acceleration. ठीक है, the acceleration of the object will slower. So force is directly proportional to the acceleration. Okay, this is the Newton second law. क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में, मतलब जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी बॉडी, वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. मतलब आप फोर्स 10 न्यूटन का लगा रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा. यदि आप फोर्स कम लगा रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन भी कम होगा. और फिर क्या बोला उन्होंने, इन द सेकंड पॉइंट दे हैव एक्सप्लेन यू द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यार सिंपल चीज़ है भाई, जो फोर्स होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम एक ट्रक का एग्जांपल ले लो और एक साइकिल का एग्जांपल ले लो. तो आप किसको ईजिली एक्सीलरेट कर सकते हो. सबका आंसर रहेगा कि सर हम साइकिल को ईजिली एक्सीलरेट कर सकते हैं, साइकिल को ईजिली तेज़ी से चला सकते हैं हम, लेकिन ट्रक को अपन नहीं धका सकते. क्यों नहीं धका सकते आप, ट्रक का एक्सीलरेशन तेज कर सकते हो क्या आप धका के, ट्रक को ईजिली धका सकते हो, नहीं दिखा सकते. क्यों, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है. तो भाई जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना कम क्या रहेगा आपका, उतना कम फोर्स लगेगा और उतना कम उसका एक्सीलरेशन रहेगा, है ना. तो फोर्स क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के. मतलब जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना कम आपका फोर्स लगेगा, है ना, उतने कम से वो मूव करेगा. और जितना सॉरी वो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. दैट आई एम मैंने थोड़ा गलत बोल दिया मैंने. फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के. जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. मतलब ट्रक की बात करें, ट्रक का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. और साइकिल का मास क्या होता है, कम होता है. द मास ऑफ द साइकिल इज मच लोअर देन एज कम्पेयर टू द ट्रक, सो द फोर्स विल बी स्मॉलर एज कम्पेयर टू ट्रक. मतलब जिसका जितना ज़्यादा मास रहेगा उसमें उतना ज़्यादा फोर्स रहेगा, जिसका जितना कम मास रहेगा उसमें उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा. ये किसने बोला, ये न्यूटन के सेकंड लॉ ने बोला है. अब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा. इस होता क्या न्यूटन का सेकंड लॉ, देखो अपन देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है. न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है, ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है ये जो फोर्स होता है, ये जो आपका फोर्स है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और एक्सेलरेशन के. इसका मतलब क्या होता है, इट से दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन. इफ यदि आपका फोर्स ज़्यादा रहा, क्या रहा, आप किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो वो क्या करेगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगा. यदि आप किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, कम लगा रहे हो, तो उसका एक्सेलरेशन भी कम रहेगा. इसका मतलब क्या था है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है एक्सेलरेशन के. फोर्स ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, फोर्स कम तो एक्सेलरेशन कम होगा. फिर दूसरी चीज़ क्या कहा है उसने, बोला है कि फोर्स और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के. यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो वो उसको एक्सीलरेट करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कम है, क्या है, कम है, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको एक्सीलरेट करने पे. तो ये वाला किसका एग्जांपल हो गया, ये ट्रक का हो गया अपने, ट्रक का. और ये क्या हो गया आपकी बाईसाइकिल का हो गया. किसका हो गया, बाईसाइकिल का हो गया. ठीक है, फिर हम देखते हैं इधर पे जो हमारा सेकंड लॉ है ये क्या बताता है कि कितना फोर्स चाहिए है. देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या बताया था, ये जो अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा था, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट रिमेन इन रेस्ट, इफ और इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट रिमेन इन मोशन. ये फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको ये चीज़ें बताता था कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है. फोर्स की डेफिनेशन के बारे में कौन बताता है,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है। क्या बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने? डेफिनेशन बताया था। क्या बताया था? डेफिनेशन बताया था कि भाई फोर्स होता क्या है और फोर्स क्या क्या करता है, क्या क्या चीज़ कर देता है फोर्स, ये चीज़ें बताई थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है हमें, क्या बताता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? सेकंड लॉ बताता है कि भाई कि कितना फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट में लगा रहे हो, मतलब कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, और कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा जब आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो या फिर कम फोर्स लगा रहे हो। तो ये क्या बताता है आपकी वैल्यू के बारे में? क्या बताता है? फोर्स के वैल्यू के बारे में, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, सेकंड लॉ क्या बताता है? मेजरमेंट के बारे में। फोर्स के मेजरमेंट के बारे में बताता है कि कितना फोर्स लगेगा, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स चाहिए आपको किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में या फिर एक्सीलरेट करने में, ये सेकंड लॉ बताता है। फिर सेकंड लॉ और क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है कि आपको पता है, समझ लो हम इधर पे मोमेंटम की बात बताता हूँ, मैं मोमेंटम बताता हूँ। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम की भी बात करता है। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज जनरली रिप्रेजेंट बाय p एंड दिस एम इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। मोमेंटम कहता है प्रोडक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का। यदि आप प्रोडक्ट करोगे मास और वेलोसिटी का तो उसको क्या बोल सकते हो आप? मोमेंटम बोल सकते हो। हम यहाँ पर बता देते हैं, हमारी बॉडी एम, हमारी बॉडी एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, ये हमारा एक बॉडी है जिसका मास क्या है? एम है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका मोमेंटम कितना हो रहा होगा? एम भी हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास एम है और v वेलोसिटी, तो इसका प्रोडक्ट मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। अब होता क्या है मोमेंटम में, क्या किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? एम के। मतलब आपका मास जितना ज़्यादा रहेगा, किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो क्या रहेगा? मोमेंटम भी ज़्यादा रहेगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये क्या है आपका? मोमेंटम होता है। अब होता क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, किस तरीके से अब अपन डेरिवेशन देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन जनरली सेज दैट the force is directly proportional to rate of change of momentum, rate of rate of change of momentum। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये जो फोर्स होता है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये क्या है आपका? सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इसका मतलब क्या हो गया? समझो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m1 है। ठीक है, क्या है? m1 है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? मतलब पहले वो इनिशियल वेलोसिटी से, प्रारंभिक वेग से कुछ चल रहा है, जब हमने उसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहे, हमने अब पहले क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी से चल रहा है, हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? u हो गई। और इसको क्या बोलोगे आप? इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलोगे? इनिशियल वेलोसिटी। फिर t समय के बाद आपने क्या करा? उस ऑब्जेक्ट में कुछ फोर्स लगाया, जिसका मास क्या रहेगा? m1 ही रहेगा। मास में तो कोई चेंज आता नहीं भाई, मास कभी चेंज नहीं होता, कहीं पर भी चेंज नहीं होता, सिर्फ वेट चेंज होता, मास कभी चेंज नहीं होता ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फिर आपने टी समय बाद कुछ फोर्स लगाया, आपने क्या करा? एक फोर्स लगाया एफ नाम का, जिससे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? वी हो गई। तो वी क्या हो जाएगी? अब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। तो उसका जो प्रेजेंट का जो इनिशियल मोमेंटम था पी आई था, वो कितना हो जाएगा? उसका एम यू हो जाएगा, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होती है, तो एम उसका मास हो जाएगा और वेलोसिटी कितनी रहेगी? यू हो जाएगी। और फिर पी एफ जो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा उसका? एम मास सेम रहेगा और भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स लगाया था, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? भी वेलोसिटी से वो चलने लगा, तो ये उसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो सेकंड लॉ बोलता क्या है? सेकंड लॉ बोलता है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड लॉ क्या बोलता है? जो फोर्स होता है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, है ना। अब हम यहाँ पर पी टू पी वन की वैल्यू रख देते हैं और इससे अपन डिफाइन करते हैं कि हमारा क्या सेकंड लॉ ऑफ मोशन बन रहा है क्या? क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम फोर्स बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? और किस तरीके से मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, या फिर किस तरीके से मोमेंटम डिपेंड करता है फोर्स पे, ये चीज़ें अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने इधर पे लिख दिया था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी टू माइनस पी वन के अपॉन टी। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी टू मतलब क्या हो गया? पी टू की वैल्यू रख दें हम एम भी, और पी वन क्या था? एम यू था, अपॉन कर दें टी। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है? एम हमने कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या हो जाएगा? भी माइनस यू अपॉन टी आ गया। ठीक है, भी माइनस यू अपॉन टी आ गया। अब अपन को पता है भी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? भी माइनस यू अपॉन टी को क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोल देते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन में एक्सेलरेशन होता है
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज होना किसी एक टाइम के अकॉर्डिंग, उसको क्या बोल सकते हो आप, एक्सेलरेशन बोल सकते हो। तो हम v माइनस यू अपॉन टी की जगह आप रख सकते हो ए, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, हमारा क्या था, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एम v माइनस यू अपॉन टी ये था, और v माइनस यू अपॉन टी हमने अब भी क्या देखा, हमने v माइनस यू अपॉन टी क्या था, हमारा a था। इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। ठीक है, आ गया। अब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू के एम ए आ जाएगा, और ये ए क्या है, कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट है। तो देखो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हमने बता दिया कि ये किसके डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, फोर्स के होता है। हमने क्या कर दिया, मोमेंटम में चेंज करके हम क्या बना लिया, हमने उसको फोर्स बना लिया, क्या बना लिया, फोर्स बना लिया। तो इसका मतलब क्या होता है, यदि आप एक किसी ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो उस फोर्स के लगाने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्या आएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। और यदि हमने देख लिया, यदि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा होगा, इसका मतलब उसके एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है। तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि उसके फोर्स में चेंज आ रहा है। इसलिए मोमेंटम किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, वो फोर्स किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये जो फोर्स होता है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ें हम देख लेते हैं, फोर्स किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसका डेरिवेशन अपन ने देख लिया। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, फोर्स का, उसके मेजरमेंट के बारे में बताता है कि भाई कितना फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में। ये सब कौन बताता है आपको, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है ना, फोर्स के बारे में बताता है आपको। अब गाइस यहाँ पर अपन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी देख लिया, अब हम यहाँ पर क्या जाते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे जाते हैं डायरेक्ट। समझ में आ रहा होगा, यदि आपको थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सअप पे डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, व्हाट्सअप नंबर आप ग्रुप से ले सकते हैं मेरा, और आप डाउट पूछ सकते हैं। और या फिर क्या करूँगा मैं, वीकली एक वीक में अपन जूम ऐप से एक डाउट क्लासेस रख लेंगे, जिससे क्या होगा, जो भी आपके डाउट रहेंगे क्वेश्चन आंसर में या फिर वीडियो में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं फेस टू फेस। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लीजिए, देख लो मैंने बता दिया था आपको, एफ इक्वल टू एम ए होता है। अब इन्होंने डायग्राम के भी यहाँ पे समझाया है, तो आप देख लेना, वो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी वाली थ्योरी बताई है, इफेक्ट ऑफ मास का क्या क्या इफेक्ट होता है, ये मैंने बता दिया था आपको कि भाई फोर्स पे मास का इफेक्ट क्या होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज़्यादा होए तो क्या होएगा, उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कम है तो क्या होगा, उसका फोर्स कम लगेगा। जैसे हमने ट्रक और साइकिल का एग्जाम्पल लिया था, बाइसिकल का। बाइसिकल का मास क्या होता है, कम होता है, द मास ऑफ द बाइसिकल इज मच स्मॉलर, दैट्स व्हाई यू कैन अप्लाई लोअर फोर्स एंड इट कैन एक्सीलरेट विद ए हाई वेलोसिटी। And if we are taking the example of truck, then the mass of the truck is much higher as compared to the bicycle, so the for accelerating the truck it required a हाई फोर्स। ठीक है, लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ट्रक का क्या होता है, मास ज़्यादा होता है, और ट्रक का मास ज़्यादा होने के कारण यदि आप ट्रक को एक्सीलरेट करना चाहते हैं तो क्या करेगा, वो ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये चीज़ें कुछ मास पे भी डिपेंड करता है, ये चीज़ें अपन और देख लेते हैं, यहाँ पर पढ़ लेना आप क्या होता है। यह मास का थ्योरी दिया हुआ है, यहाँ देखना इफेक्ट ऑफ मास क्या है, ये बताता है। ए फोर्स अप्लाइड टू एन ऑटोमोबाइल will not have the same effect as the force applied to a pencil. An automobile an automobile resists acceleration much more than a pencil does because it has a more inertia और mass। अब क्या होता है, हमने बताया है किसी भी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से इनर्शिया का हो गया, इनर्शिया का मैंने पहले ही बता दिया था। इनर्शिया मैंने फर्स्ट लॉ में ही आपको डिफाइन कर दिया था। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी विच अपोज द चेंज विच अपोज द चेंज। और इनर्शिया किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक चीज़ याद रखना, जो इनर्शिया होता है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनर्शिया मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी भी बॉडी का मास ज़्यादा रहेगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, जिसका मतलब क्या है, यदि आप उस बॉडी में चेंज लाओगे, उसके स्टेट में चेंज करोगे तो आप उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और उतना ज़्यादा दिक्कत होगा आपको, है ना, और उतना ज़्यादा रुकावट पैदा करेगी वो चीज़ मूव करने में। तो इनर्शिया किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका क्या रहेगा, इनर्शिया ज़्यादा रहेगा। और इनर्शिया क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, और उसको धक्काने में वो क्या करेगा, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन शो करेगा। जैसे ट्रक और साइकिल का एग्जांपल ले लो फिर से, या फिर ट्रक और बॉल का एग्जांपल ले लो। ट्रक का मास ज़्यादा है, क्या वो चेंज होगा क्या अपनी पोजीशन से, आप धक्काओगे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो क्या करेगा, ज़्यादा पोजीशन शो कर रहा है ट्रक, इसलिए आप उसको धक्का नहीं पा रहे हो।
और यदि आप बॉल का एग्जांपल लोगे तो बॉल का क्या होता है, मास ज़्यादा होता है, द मास ऑफ बॉल इज मच ग्रेटर देन, सो इट अपोज द स्मॉल रिस्ट्रिक्शन, दैट्स वाई बाय अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स इट कैन मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। और ये मैंने समझा दिया हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझा दिया है, इस पैरा को पढ़ लेना, कुछ नहीं है, जो मैंने पढ़ाया वही रहेगा। अब अपना आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी दिया हुआ है, एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन बोथ द फोर्स एंड मास। बता दिया हूँ मैंने, एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड करता है, मास पे और फोर्स पे डिपेंड करता है। यदि इफ यू आर गोइंग टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर एक्सीलरेशन देन यू हैव टू अप्लाई द ग्रेटर फोर्स एंड दिस फोर्स विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द मास। इसलिए क्या होता है, ये जो एक्सीलरेशन होता है ये इधर से दिया है, देखो हमने देखा था एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, क्या होता है, एम ए होता है। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए क्या होता है, एफ अपॉन एम होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफ के, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एम के। ठीक है, जो एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर, एक्सेलरेशन होता है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के, और एक्सेलरेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मास के। इसका मतलब क्या है, यदि आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। ये चीज़ें हमने देख ली। और यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ज़्यादा है, मास क्या है, ज़्यादा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो एक बात है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कर लोगे क्या, नहीं होगा। ट्रक को आप एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे इजीली, क्यों, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। लेकिन कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम रहेगा, और मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ अपने देख ली गाइस। नाउ न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बहुत ही सिंपल है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। क्या बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब इफ ए बॉडी इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट देन द सेम फोर्स विल अप्लाई बाय द अनदर ऑब्जेक्ट ऑन द सेम बॉडी बट दिस द फोर्स विल इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। होता क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, हो जाए ऊपर, एक मिनट भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, न्यूटन थर्ड लॉ इस स्टेट एज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का क्या होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। एक्शन एंड रिएक्शन मीन्स फोर्स ऑलवेज ओकर इन पेयर। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइक द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पीपल। ठीक है, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नेवर हैपन, द टू फोर्स इन्वॉल्व आर द एक्शन एंड अपोजिट फोर्स। कुछ नहीं है यार, सेकंड लॉ सिर्फ थर्ड लॉ ये समझा देता, मैं यहाँ पर समझा दूँगा आपको वाइट बोर्ड के एग्जाम्पल लेके। क्या बोलता है सेकंड लो, कुछ नहीं बोलता। सेकंड लो बोलता है, सॉरी, थर्ड लो बोलता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। क्या होता है थर्ड लो, क्या बोलता है, इक्वल एंड OPPOSIT अपोजिट रिएक्शन। क्या होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, REACTION, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। अब जैसे हम मान लें कि हम ये एक दीवार का एग्जांपल ले लें, ये एक दीवार है और एक बॉल है। अब ये क्या कर रही है, बॉल इस पे जाकर टकरा रही है, तो स्वाभाविक बात है बॉल कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। अब यहाँ पर बॉल क्या करी, दीवार पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि बॉल दीवार पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी तो दीवार भी, ये जो बॉल है ये भी बॉल पे कितना लगाएगी, 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। हो गया, इक्वल हो गया, हो गई कि नहीं इक्वल फोर्स। मतलब क्या होता है, ये जो बॉल जितना फोर्स लगा रही दीवार पे उतनी ही फोर्स क्या करेगी, दीवार बॉल पे लगाएगी। इक्वल फोर्स लगाती है, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और हम डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ हो गया, और यहाँ पर दीवार किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, इस डायरेक्शन में। बॉल किस डायरेक्शन में लगा रही है, इस डायरेक्शन में लगा रही है, और दीवार किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगा रही है। हमेशा न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या होता है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है इट इज ऑलवेज इक्वल एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट। ठीक है, ये क्या होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसी में आप बुक में देखोगे आपको तो मिलेगा, रिकॉइल वेलोसिटी का एग्जांपल मिलेगा आपको। यदि ये कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, शूट कर रहा है, गन को शूट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं गन बना दूँ मैं, जैसे समझ लो ये बंदूक हो गई, कट्टा। ठीक है, ये कट्टा हो गया, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ये बुलेट ले लेते हैं। ये हमारी क्या होगी, छोटी सी बुलेट हो गई, और ये स्प्रिंग लगी है। अब जब आपने रिवॉल्वर चलाई तो क्या करेगा, ये जो स्प्रिंग जाके बुलेट में फोर्स लगाएगी, तो बुलेट क्या करेगी, समझ लो ये क्या कर रही है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है बुलेट, वो गन किस पे, बुलेट पे। तो बुलेट भी क्या करेगी, सेम फोर्स 50 न्यूटन का किस पे लगाएगी, गन पे लगाएगी। किस पे लगाएगी, गन पे लगाएगी। तो इक्वल फोर्स लगाएगी। यदि गन बुलेट पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो बुलेट भी 50 न्यूटन का फोर्स किस पे लगाएगी, गन पे लगाएगी। लेकिन
अब इधर पे देखो, आप देख रहे हो गन क्या कर रहा है, किस तरफ का फोर्स लगा रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, तो बुलेट क्या हो रही है, इस तरफ जा रही है। लेकिन बुलेट क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी गन पे। इसलिए क्या होता है, जब भी आप गन चलाते हो, बंदूक चलाते हो, तो आपका जो शोल्डर होता है वो क्या होता है, थोड़ा पीछे की तरफ आता है। फोर्स कैसा लगता है, पीछे की तरफ लगता है। मतलब बुलेट तो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन आपकी गन कैसा मूव करती है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में करती है। ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ का। और यही क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब फोर्स सेम लगेगा, जितना गन बुलेट पे लगा रही है उतना बुलेट गन पे लगाएगी, लेकिन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है ना। बुलेट फॉरवर्ड जाएगी और गन कैसे जाएगी, आपकी बैकवर्ड जाएगी। और लेकिन ये क्या होता है, इसमें ये होता है, यदि वेलोसिटी जो है बुलेट की वो कितनी है, आपकी 150 मीटर पर सेकंड। कितनी है वेलोसिटी, कितनी हो गई आपकी गन बुलेट की, 150 मीटर पर सेकंड। तो क्या होता है, जो आपकी वेलोसिटी होती है किसकी, गन की, जो पीछे जा रही है, वो कितने से जाएगी, वो 5 या फिर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, वेलोसिटी क्यों डिफरेंट है भाई, बुलेट तो बहुत तेज़ी से जा रही है लेकिन गन उतनी तेज़ी से नहीं जा रही है, फोर्स तो सेम लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मास का कंसेप्ट हो जाता है। अब जो तो बुलेट का मास होता है वो क्या होता है, ज़्यादा वो कम होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए क्या होती है, वो ज़्यादा एक्सीलरेशन से फॉरवर्ड की तरफ जाती है। और यदि आप गन का मास लो, क्या लो, गन का मास लो, वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए क्या होती है, वो पीछे की तरफ जाती है। क्या होती है, पीछे की तरफ जाती है। ये अपन ने देख लिया है। न्यूटन थर्ड लॉ भी हमारा कंप्लीट हो गया। एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ था। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं, लास्ट लॉ और बचा हुआ है न्यूटन का थर्ड लॉ दैट वी हैव एक्सप्लेन ना। ये सब चीज़ें पढ़ लेना, क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, अपोजिट रिएक्शन, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ आपको, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई टू द कॉलिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, इन कॉलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये देखो मैंने बता दिया था आपको न्यूटन का थर्ड लॉ, यदि कोई दो ऑब्जेक्ट टकराते तो वो क्या होता है, जो फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। सच दैट ईच ऑब्जेक्ट स्पीड गेन अप, द अदर ऑब्जेक्ट स्लो अप, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ टू ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसलिए न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। इनर्शिया और मास हमने देख लिया था। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया की देखो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था इनर्शिया का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनर्शिया को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, क्या होता है इनर्शिया का। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन। क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की जो क्या करती है, उसके मोशन को अपोज करती है। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव एट द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में, अनलेस एक्टेड अपॉन एन अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। वो क्या चाहेगा कि भाई मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा, यदि मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में रहना चाहूँगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहूँगा, ये उसकी टेंडेंसी है। क्यों, क्योंकि वो चेंज को रोकता है इनर्शिया, और इनर्शिया किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि आपका मास ज़्यादा रहेगा किसी ऑब्जेक्ट का तो क्या रहेगा, उसका इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, और इनर्शिया ज़्यादा होने के कारण वो चेंज को क्या करेगा, उतना ज़्यादा चेंज को रोकेगा वो, मतलब उसमें रुकावट उतना ज़्यादा पैदा करेगा जितना ज़्यादा मास रहेगा। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, लॉ ऑफ, लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है अपने चैप्टर का, यहाँ पर चैप्टर अपन कंप्लीट कर देंगे गाइस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये डिफाइन करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है पहले का और मोमेंटम होता है बाद का, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन, यदि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, यहीं पे मैं आपको बता दूं, कोई दो बॉडी है, एक देखो, एक मिनट रुकना गाइस, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं मैं, ये यहाँ पर मुझे वाइट पीपीटी मिल गया। हाँ, हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, एक बॉडी है, यहाँ पर दूसरी बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है, ए बॉडी हो गई, ये कौन सी हो गई, बी बॉडी हो गई। इसका मास क्या हो गया, एम ए हो गया, इसका मास क्या हो गया, एम बी हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, ये बॉडी क्या चल रही है, अभी सेम स्पीड से चल रही है, किस वेलोसिटी से चल रही है, ये यू वेलोसिटी से चल रही है, ये किस वेलोसिटी से चल रही है, ये भी वेलोसिटी से चल रही है, दोनों ऑब्जेक्ट है ना। ये किससे चल रहा है, ये यू या फिर यू ए ले लेते हैं हम, और इसको क्या ले लेते हैं, इसको हम, एक मिनट, हाँ इसको हम यू ए ले लेते हैं, और ये वाले को क्या ले लेते हैं, यू बी ले लेते हैं। ये यू ए हो गया, ये यू बी हो गया, दोनों की क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी है। ए वाली बॉडी का मास कितना एम ए है, इनिशियल वेलोसिटी क्या यू ए है। बी वाली वेलोसिटी का मास क्या एम बी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू बी है। ये सब हमने देख लिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है, जो मोमेंटम होता है किसी बॉडी का बिफोर द कॉलिजन और आफ्टर द कॉलिजन, वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अब मैं आपको डेरिवेशन से एक्सप्लेन कर दूँ, डेरिवेशन में थोड़ा सा मुझे समय लगेगा तो व्हाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट है गाइस, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट टॉपिक अच्छे से समझ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मोमेंटम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो सपोज कर रहा हूँ मैं, मेरी बॉडी क्या है, एक ई बॉडी है, दूसरी क्या है, बी बॉडी है। लिखते जाना क्योंकि मैं रफ कर दूंगा, टाइम नहीं मिलेगा मुझे। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है,
अब एक बॉडी का जो ए वाली बॉडी, इसका मास क्या है, एम है, दूसरी बॉडी का मास क्या है, एम बी है। अब ये बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी दोनों क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। इस बॉडी का जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या हो गया, यू ए हो गया, और ये वाली बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया, यू बी हो गया। ठीक है, तो हम इसे मोमेंटम बोल सकते हैं। अब इन दोनों बॉडी का क्या करना है, मोमेंटम लेना है बिफोर कॉलिजन, मतलब अभी ये टकराई नहीं है, क्या कर रही है, ये चलती जा रही है। तो इनका मोमेंटम क्या होगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होगा जब बॉडी चल रही है भाई, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा, मोशन में बॉडी, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, मोमेंटम लेते हैं, क्या लेते हैं, मोमेंटम लेते हैं किसका, ए बॉडी का, किसका, ए बॉडी का हम मोमेंटम लेते हैं। तो ए बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ ले लें हम P1, कितना रहेगा, ए बॉडी का मास क्या है, ए बॉडी का एम ए है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू ए है, हो गया पहला मोमेंटम। अब क्या करते हैं अपन, ये अपनी क्या हो गया, पहली बॉडी का हो गया, क्या हो गया, पहली बॉडी का हो गया। अब हम मोमेंटम ले रहे हैं किसका, मोमेंटम ले रहे हैं किसका, बी बॉडी का, किसका, बी बॉडी का मोमेंटम ले रहे हैं। तो बी बॉडी का मोमेंटम क्या ले रहे हैं, P2 ले रहे हैं। अब इसका मास कितना था, एम बी था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू बी थी, था इतना। बॉडी का कितना था, पहला मोमेंटम क्या आ गया, एम ए यू ए वेलोसिटी, वो दूसरा मोमेंटम क्या हो गया, दूसरी बॉडी का, बी बॉडी का एम बी यू बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है अपन देखते हैं। तो मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, मोमेंटम में चेंज आ रहा है भाई P2 माइनस P1 आ रहा है, P2 माइनस P1। तो क्या रहेगा, P2 माइनस P1, यदि अपन इसको रेट ले लें, रेट के अकॉर्डिंग ले लें, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, P2 कितना था आपका भाई, एम ए यू ए था, और P1 सॉरी P2 कितना था, एम बी यू बी था। क्या था, एम बी यू बी माइनस एम ए यू ए। ठीक है, अपॉन टी ले लो, ये क्या हो गया आपका, फोर्स आ गया, ये पहला पहला वाला आपने फोर्स निकाल दिया। अब अपन क्या करते हैं, ये बॉडी का कॉलिजन करवाते हैं। आप क्या करवाते हैं, अब अपन कॉलिजन करवाते हैं, कोई बॉडी सेम स्पीड से चल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, वो आपस में एक दूसरे से टकरा गई, कॉलिजन हो गया। तो फिर कॉलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होगा, ये देख लेते हैं हम। बॉडी का ए हो गया, और ये बॉडी क्या हो गई, सॉरी इधर से मैं, ये बॉडी बी हो गई, देखो एक दूसरे से टकरा गई। तो टकराने के कारण क्या हो जाएगी, वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, वेलोसिटी में क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे आ जाएगा, अब इसका क्या रहेगा भाई, इसका मास तो सेम रहता, मास कभी नहीं बदलता, एम ए रहेगा, इसका मास क्या रहेगा, एम बी रहेगा। इसका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, भी ए हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, भी बी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ना, ये चेंज हो गया। इस वाली बॉडी का क्या रहेगा, एम ए मास रहेगा, बी ए वेलोसिटी रहेगी, इसका क्या रहेगा, एम बी मास रहेगा, बी बी वेलोसिटी रहेगी। तो मोमेंटम में चेंज कितना जाएगा, पी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, P2 माइनस P1 के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा P2, हाँ हम यहाँ पर ले लेते हैं, P1 ले लेते हैं, आफ्टर द कॉलिजन, कॉलिजन के बाद, कॉलिजन के बाद आफ्टर। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन, तो ए बॉल का मोमेंटम कितना रहेगा, तो क्या रहेगा, एम ए बी ए रहेगा। अब क्या होएगा, बी बॉल का आफ्टर कॉलिजन, बी बॉल का मोमेंटम कितना रहेगा, बी बॉल का मोमेंटम देख ले रहे हैं। तो क्या रहेगा, बी बॉल का मोमेंटम P2 कितना रहेगा, एम बी और भी बी। हो गया ये अपना। कॉलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा, एम ए बी ए। कॉलिजन के बाद सेकंड बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा, एम बी भी वी। ये देख लेते हैं अपन। लेकिन अपन ने क्या देखा था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखा था। क्या देखा था अपन ने, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने देख लिया था कि जो फोर्स होता है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स इधर पे क्या हो जाएगा, किसके मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमारा मोमेंटम क्या था भाई, क्या था मोमेंटम, P2 क्या था, एम बी भी बी था, माइनस ये वाला मोमेंटम कितना था, एम ए भी ए। और किससे लेना है, किसके रेशियो के अकॉर्डिंग था, टाइम के अकॉर्डिंग था। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आफ्टर कॉलिजन का फाइनल फोर्स आ गया। क्या आ जाएगा, फाइनल फोर्स आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि जो मोमेंटम होता है पहले कॉलिजन के और बाद के कॉलिजन का हमेशा क्या होता है, सेम होता है। मतलब जो भी मोमेंटम था बॉडी का, जब वो कॉलिजन नहीं हुआ था, एक दूसरे से नहीं टकराई थी, और जब वो टकरा गई, उस कंडीशन के बाद का जो भी मोमेंटम रहेगा पहले का और बाद का, हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये हमको प्रूव करना है। तो हम इधर पे ले लेंगे, फोर्स इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स किसके होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसके होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो इस डेफिनेशन से हम ये बता सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, हमारा पहला वाला फोर्स कितना था भाई? हमारा पहला वाला फोर्स था एम बी यू बी माइनस एम ए यू ए। ये था इनिशियल, इनिशियल था कि नहीं? ये इनिशियल फोर्स था अपना, ठीक है। और दूसरा वाला क्या जाएगा अपना? एम बी भी वी माइनस एम ए और बी ए अपॉन में क्या जाएगा? टाइम आ जाएगा। अब देखो ये वाला पूरा की पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले के इक्वल आ गया। हमें पता है जब भी ये इक्वल ले लेना, कॉपी में लिख लेना, एम ए यू ए माइनस एम बी यू बी माइनस एम ए यू ए अपॉन टी लिख लेना, इक्वल किसके कर देना? एम बी यू बी माइनस एम ए बी ए अपॉन टी ले लेना। तो ये जो कंडीशन बनेगी, जब इक्वल में होता है तो सेम सेम वाले कट जाते हैं, तो नीचे नीचे का टी कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका? आपका बचेगा इधर से एम ए, एक मिनट एक मिनट गाइस, एक चीज़ और देखते हैं। हाँ, हमको क्या करना है, ये जो प्रूफ करना है, ये जो डेरिवेशन में बता रहा हूँ, ये किसके अकॉर्डिंग प्रूफ करना है? ये अपन को न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ? कि जो भी एक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वल और अपोजिट रिएक्शन रहेगा। जिसे हम इधर पे बता देते हैं, हमारी बॉडी एक ए है और ये क्या हो गई? बी हो गई। तो ये ए वाली बॉडी क्या करेगी? ये एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, तो ए बॉडी क्या करेगी? ए बॉडी बी वाले पे कुछ फोर्स लगाएगी। तो ए बॉडी बी पे लगा रही तो कितना फोर्स लगा रही? ए बॉडी लगा रही बी पे, तो एफ ए बी आ जाएगा ये फर्स्ट बॉडी का। और बॉडी बी क्या करेगी? ए पे भी कुछ फोर्स लगाएगी न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो दूसरी बॉडी भी क्या करेगी? सेम फोर्स लगाएगी पहली बॉडी में, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। तो दूसरी बॉडी भी क्या करेगी? बी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगी, लगाएगी। ये क्या था? न्यूटन का थर्ड लॉ था। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? एफ ए बी किसके इक्वल रहेगा? एफ बी ए के, क्योंकि फोर्स तो हमेशा बराबर होते हैं भाई। पहली बॉडी जो दूसरे पे लगाएगी, दूसरी बॉडी भाई फोर्स पहली पे लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण किसका साइन आ जाता है? माइनस का जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो एफ ए बी है इसकी जगह पे क्या रख देंगे? बिफोर कॉलिजन वाला मोमेंटम रख देंगे। क्या रख देंगे? बिफोर कॉलिजन वाला। और इधर पे क्या रख देंगे अपन? आफ्टर कॉलिजन वाला। क्या रख देंगे? आफ्टर कॉलिजन पे क्या फोर्स था, और ये वाले पे बिफोर कॉलिजन के, दोनों को इक्वल कर देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। तो देखो, देखना पहले वाले क्या था अपना? बिफोर कॉलिजन पे क्या था भाई? उसका फोर्स क्या लग रहा था? इधर पे था एम बी यू बी माइनस एम ए यू ए अपॉन टी था, इक्वल टू क्या ले लूँ? माइनस, इधर पे क्या ले लूँ मैं? एम बी भी बी माइनस एम ए भी ए, ये लिख दे रहा हूँ इधर पे। अपॉन क्या आ गया अपना? टी आ गया, ठीक है। ये टी से टी कट जाएगा। अब क्या बचा इधर से अपना? देखो इधर से क्या बचा, इधर से बचा हुआ है, अब देखना ये कट गया तो क्या बचा? एम ए एम बी यू बी माइनस एम ए यू ए बचा है, किसके इक्वल है? माइनस एम बी भी माइनस एम ए यू ए के, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिख दें, एम बी यू बी माइनस एम ए यू ए इक्वल टू माइनस, क्या ले सकते हैं अपन? यहाँ पे ले सकते हैं एम बी भी वी माइनस एम ए बी ए, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन से इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एम बी यू बी माइनस एम ए यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एम बी भी बी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? एम ए बी ए। अब क्या करो, ये भी बी वाले, ये ए वाले एक तरफ ले आओ और भी बी वाले एक तरफ ले आओ, ये कर लो। तो ये जो माइनस वाला है ये किस तरफ चल जाएगा? इस तरफ चल जाएगा। और ये माइनस वाला किस तरफ चल जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपना? इधर पे आ जाएगा एम बी, क्या जाएगा? एम बी यू बी, उस वाला माइनस वाले को उस तरफ लागो तो क्या जाएगा? एम बी भी आ जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा? इधर पे क्या था? एम ए भी ए। और ये जो इस तरफ माइनस वाला था वो इस तरफ चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एम ए और यू ए, एम ए यू ए। इसका मतलब क्या होता है? जो मोमेंटम था बिफोर कॉलिजन के, वो किसके इक्वल आ गया? मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के। यही क्या होता है आपका? law of conservation of momentum. What the law of conservation of momentum? Explain. Law of conservation of momentum generally says that the momentum before the collision is equal to the momentum after the collision. जो momentum था
बिफोर कॉलिजन के वो किसके इक्वल था, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के इक्वल रहेगा। ये क्या था अपना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था। क्या था ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था। जो मोमेंटम आ रहा था आपके बिफोर द कॉलिजन वो किसके इक्वल रहेगा, मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन के इक्वल रहेगा। सो गाइस इसी के साथ हमने पूरे चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, आपने पढ़ लिया पूरा चैप्टर। इसी के साथ गुड बाय। यदि कोई डाउट रहता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं गाइस। बाय।